रुद्र वहां से ऑफिस वापस आ गया था और अपने कामों में व्यस्त था कि उसने देखा कि उसकी दादी उसे कॉल कर रही है। दादी का कॉल देखकर उसने खुद से कहा, अब इन्हें कैसे समझाऊं। इन्हें तो यही लग रहा होगा कि मैं उनकी उस लालची बहू से मिलने गया था और मैं तो वहाँ। फिर वो एक लंबी सांस लेकर उनका कॉल अटेंड करता और कहता है, हाँ दादी, क्या हुआ। वहां से दादी कहती है, क्या हुआ कि बच्चे, तू बहू से मिलने गया था कि नहीं। उनकी बात सुनकर रुद्र कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दादी, मुझे उससे नहीं मिलना है, लेकिन आपके इमोशनल ब्लैकमेल पर मैं गया, लेकिन वो नहीं आई। मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। मैं उसके बारे में सही था और हूँ, वो एक गोल्ड डिगर है और कुछ नहीं। रुद्र की बात सुनकर दादी खुद ही सोच में पड़ जाती है कि वो तो आज आर्या से मिला था, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है। कहीं इन दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ ना। जरूर इस नालायक की ही गलती होगी, इसीलिए वो कहती हैं, तू उसे अभी जानता ही नहीं है ना मेरे बच्चे। जब जान जाएगा तो ऐसा नहीं कहेगा। एक काम कर, तू वापस आ जा, फिर बात करते हैं। ये बोलकर वो फोन काट देती है। रुद्र एक गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, चलो, इनको तो समझा लिया, अब कैसे भी करके मुझे इस शादी से निकलना है। उसके बाद मैं उन्हें आर्या से मिलवाऊंगा। एक बार आर्या से मिल लेंगी तो उस गोल्ड डिगर के बारे में नहीं सोचेंगी। ये बोल वो अपना काम करने लगता है। वहीं दादी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो आर्या को फ़ोन लगाए। उनके ऐसा कहते ही वो आर्या को फ़ोन लगा देता है। आर्या भी गुस्से से अपने घर में बैठी हुई थी। एक तो उसे रूबी पर गुस्सा आया था और दूसरा रुद्र की बात पर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि उसी समय उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है कि दादी माँ का फ़ोन है, तो वो और परेशान हो जाती है कि वो क्या कहे। लेकिन वो फ़ोन उठाकर कहती है, दादी नमस्ते, कैसी हैं आप। उसकी बात सुनकर दादी कहती है, अरे बेटा, मैं क्या सुन रही हूँ, तुम रुद्र से मिलने नहीं गई। उसकी बात सुनकर आर्या को यकीन हो जाता है कि रुद्र से उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी वाइफ से नहीं मिला है, तो वो भी झूठ बोल देती हैं। दादी, मैं क्या करूं। जब मैं वहां पहुंची तो वो किसी और लड़की से बैठकर प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब आप ही बताइए, कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है सब। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं वहां से तुरंत चली आई। दादी एक और बार सोचकर पड़ जाती है। फिर वो बहाना बनाती हुई कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान ना हो, इसे तो आज मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आज आए ये घर, मार मार कर इसे सीधा ना कर दिया तो मैं भी इसकी दादी नहीं। ये बोल वो फोन रख देती है। दादी से बात करने के बाद आर्या खुद से कहती है, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करने का, तो आज मजा आएगा तुम्हें जब दादी के डंडे पड़ेंगे। बड़े आए डेस्टिनी वाले। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसने अभी अभी इमेजिन किया था कि दादी उसे डंडे से मार रही है और वो भाग रहा है। आर्या को बहुत हंसी आ रही थी। उसका दिमाग जो अब तक गुस्से से टेंशन में था, वो अब बहुत अच्छा हो गया था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो खुद से कहती है, लगता है आज मेरा साथ बहुत उच्च होने वाला है। ये बोल वो रिद्धि को फोन करके कहती है, तू कहाँ है। उसकी बात पर रिद्धि कहती है, कहाँ होंगे, जॉब पर, और कहाँ। उसकी बात पर आर्या कहती, तू आज जल्दी आ जा मेरे पास, तेरे लिए गुड न्यूज़ है, आज तो पार्टी मेरी तरफ से। बोल वो फोन रख देती है। वहीं दूसरी ओर रुद्र जब शाम को ऑफिस से बाहर निकल रहा था, तभी उसके सामने रोनित आकर उसे एक फाइल देकर कहता है, सर, इस फाइल में आपने जो कहा था उस बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिली मैंने कलेक्ट की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हाइड है। ना जाने वो कौन है जो उनकी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। रुथ कहता है, वो सब भी पता चल जाएगा। ये बोल वो फाइल लेकर वहां से निकल जाता है। रुद्र अपने ऑफिस से निकलकर अपने कार से जा रहा था। उसके हाथ में जो फाइल थी उसे वो खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि आर्या की माँ की शादी के बाद उसकी माँ को एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। बहुत इलाज करवाने के 5 साल बाद आर्या पैदा हुई। उसके पिता एक बहुत ही बड़े जुआरी थे। उनका बिजनेस आर्या की माँ ही संभालती थी, जिससे उनकी हेल्प उनकी दादी करती थी। जब आर्या 15 साल की थी, तभी एक दिन उनके पिता के अफेयर के बारे में पता चला, और ये भी उनका अफेयर आर्या के होने के 2 साल पहले से चल रहा था। और उनकी एक नाजायज बेटी भी है जो आर्या से बड़ी है। आर्या की माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई
और उन्होंने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उसकी दादी ने उसके पापा को घर से निकाल दिया। लेकिन 5 साल पहले उनकी दादी की डेथ का बाद उनके पापा अपनी मिस्ट्रेस और अपनी नाजायज बेटी के साथ वापस आ गए। तब से उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया और उन सभी से परेशान होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन वो तब भी उनका पीछा करते रहे। उनके कॉलेज में भी उन लोगों ने बवाल किया, जिससे वो कॉलेज से निकाल दी गई। फिर वो बिना किसी को खबर लगे मुंबई चली गई, जहाँ से वो अपनी स्टडी पूरी करती है। इसके आगे कुछ नहीं था। रुद्र को बहुत बुरा लगता है कि आर्या ने आज तक इतना सब सहा है। उसने खुद से ही कहा, एक बार बस तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आऊं, उसके बाद तुम्हारे हर दुश्मन को तुम्हारे साथ की गई हर जाति की सजा दूंगा। ये बोल उसने फाइल रखी और बाहर की ओर देखने लगा। उसकी कार इस समय ट्रैफिक में फंसी थी। वो बाहर देख रहा था कि उसकी नज़र एक जगह पड़ती है और वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। रुद्र गुस्से से सामने देख रहा था, जहां पर रिद्धि और आर्या खड़ी थी, जिन्हें कुछ लड़के छेड़ रहे थे। आसपास सभी लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी हेल्प कर सके। आर्या ने एक लड़के को थप्पड़ मारा और कहा, लड़कियां हैं तो कमजोर मत समझना, हटो वरना अच्छा नहीं होगा। जिस लड़के को आर्या ने थप्पड़ मारा था वो वहां से लोकल गुंडे का भाई था, जिससे वहां के सभी लोग डरते थे। वो लड़का गुस्से से आर्या को देखकर कहता है, ये तुमने बहुत गलत कर दिया बेबी। अभी तक तो आराम से समझा रहा था, अब जो होगा यही होगा, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने की सजा यही दूंगा। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर, तो अब देख मैं क्या करता हूँ। ये बोल वो अपने साथियों को इशारा करता है, जिसके बाद दो लड़के आकर आर्या को पकड़ लेते हैं। आर्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार था। वो लड़का आर्या के दुपट्टे को खींचकर अलग कर देता है। ये देखकर रिद्धि उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसे भी दो लड़के पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो लड़का आर्या का दुपट्टा उससे अलग करता है, आर्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो लड़का आर्या की ओर बढ़कर कहता है, आज पता चलेगा कि मुझसे भिड़ने का क्या नतीजा होता है। ये बोल वो आर्या के होठों की ओर बढ़ने लगता है। आर्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी कि तभी एक जोरदार आवाज आती है। आवाज सुनकर आर्या अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने वो लड़का जमीन पर कराह रहा था। उसके मुंह से खून आ रहा था। जब आर्या अपनी नजरें दूसरी ओर करती हो तो वहां पर रुद्र खड़ा था, जिसका चेहरा इस समय गुस्से से काला हो गया था। उसकी नसें भी उभर आई थी। थोड़ी देर पहले उस लड़के को रुद्र ने ही मारा था। तभी एक लड़का उसके सामने आता है, लेकिन वो भी रुद्र का एक पंच खाकर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में रुद्र ने वहां पर खड़े सभी लड़कों को धराशायी कर दिया था। उनमें से किसी में भी उठने की हिम्मत नहीं थी। रुद्र आर्या का दुपट्टा उठाता है और उसके पास जाकर उसके ऊपर उसके दुपट्टे को उड़ा देता है। आर्या को ना जाने क्या होता है कि वो उसके गले लग जाती है। आर्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में कस लिया, जैसे उसके छोड़ते ही वो कहीं दूर चली जाएगी। ठीक उन दोनों को देखकर मुस्कुरा उठती है, क्योंकि वो रुद्र को पहचान गई थी। रुद्र अभी भी आर्या को पकड़े खड़ा था कि उन सभी में जो उस गुंडे का भाई था वो उठकर कहता है, तूने ये अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मेरा भाई कौन है। रुद्र जो इस वक्त आर्या के उसके सीने से लगने से शांत हुआ था, वो उसकी आवाज सुनकर फिर गुस्सा हो जाता है और उसकी ओर पलटकर कहता है, ना मैं जानता हूँ कि तू कौन है और ना ही मुझे तुझे या तेरे भाई को जानने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन अपने भाई को जरूर बता देना कि तुम्हारी यह हालत करने वाला मैं हूँ, रुद्र प्रताप राणावत। रुद्र प्रताप राणावत ये नाम सुनकर उस लड़के की बल्कि वहां खड़े सभी लोगों के हलक सूख गए। रुद्र ने सभी को इग्नोर किया और आर्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला गया। कुछ देर बाद आर्या रुद्र के साथ पीछे बैठती थी। रिद्धि पैसेंजर सीट पर बैठी थी। आर्या ने रुद्र को एक नजर देखा और कहा, थैंक यू, अगर आज आप नहीं आते तो। उसने इतना ही कहा था कि रुद्र ने उसे खींचकर खुद से लगा लिया। उसे इस तरह से देखकर ड्राइव कर रहे रोनित ने तुरंत कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। इस समय आर्या रुद्र की गोद में बैठी थी। रुद्र ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, कैसे नहीं आता? तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर माई ओमेन। उसकी बात सुन आर्या हैरान हो जाती है। वो उसकी आंखों में देखे जा रही थी। रुद्र की गहरी आंखों में आर्या खो जाती है। तभी रुद्र ने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। ये होते ही आर्या अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और उससे दूर होने लगती है।
लेकिन रुद्र ऐसा नहीं होने देता है। आर्या कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। रुद्र एक मुस्कान के साथ उसके कानों के पास जाकर कहता है, तुम्हें छोड़ दूं? ये तो कभी नहीं हो सकता है। ये बोल वो उसके कानों को चूम लेता है। आर्या के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र को हुआ क्या है और वो उसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि एक आवाज आती है जो कि रिद्धि की थी। आर्या घर आ गया है। उसकी बात सुनकर आर्या बिना एक पल भी गंवाए उसकी गोद से उतरकर कार से बाहर चली जाती है। रिद्धि भी उतरकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद रोनित कार को आगे बढ़ा देता है। रोज जब रोनी को देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, ना जाने क्यों, लेकिन रोनित के चेहरे के भाव देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी बात का दुख हुआ है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो वो ठीक था, लेकिन अब क्या हो गया? लेकिन रुद्र अपना ध्यान अब आर्या की ओर लगा लेता है। जब तक रुद्र अपने घर पहुंचता है तब तक उसे पता चलता है कि दादी डिनर करके सो चुकी हैं, इसलिए वो भी डिनर अपने कमरे में मांग कर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। वहीं आर्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। कैसे वो और विपिन बाहर गई और कैसे वो गुंडे उनके पीछे पड़ गए और ऐन मौके पर आकर रोद ने उसे बचा लिया। और जो कार में हुआ वो सोच कर ही उसका चेहरा शर्म से लाल हुए जा रहा था। उसने खुद से कहा, अगर वो सही टाइम पर नहीं आता तो क्या होता। तभी उसे रिद्धि की आवाज आती है जो कह रही थी, जो भी होना था उसे जीजू ने होने से बचा लिया। उसकी आवाज सुनकर आर्या कहती है, जीजू? रिद्धि हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ जीजू। अब तेरे हस्बैंड मेरे जीजू हुए ना। उनकी बात पर आर्या कहती, बस 2 महीने के लिए, उसके बाद उसका और रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो ये जीजू कहना छोड़ दे, समझी? उसकी बात पर रिद्धि कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो तुझे छोड़ेंगे। आज देखा मैंने कैसे तेरे लिए उन्होंने उन गुंडों को मारा था। मुझे लगता है कि वो तुझे पसंद करते हैं। रिद्धि की बात सुनकर आर्या को रुद्र की वो सारी हरकतें बातें याद आ जाती हैं जो कार में हुई थी, जिसे याद करके उसका चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। रिद्धि कहती है, मुझे तुझे क्या मुझे लगता है तुझे उन्हें बता देना चाहिए कि तू ही उनकी वो अननोन वाइफ ही है। देखना जैसे वो जान जाएंगे फिर क्या होता है। उसकी बात सुनकर आर्या जो अब तक रुद्र को याद करके ब्लश कर रही थी, उसके चेहरे पर एक उदासी छा जाती है। वो कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। तू तो अपना ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे और मुझे सोने दे। ये बोल वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अगली सुबह आर्या जल्दी से तैयार होती है। उसने खुद से कहा, मैं भी कितनी पागल हूँ, रात को उस बेवकूफ़ के बारे में सोचते सोचते इतना लेट सोई और अब लेट हो गया। आज ऑफिस के पहले दिन लेट हो जाऊंगी। ये कहते हुए जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करती है और अपनी फाइल लेकर निकल। तभी रिद्धि उसे रोकती है। रिद्धि के रोकने से वो कहती है, मुझे पहले लेट हो गया है, इसलिए मुझे और मत रोक। रिद्धि मुस्कुराकर कहती है, मैं तुझे नहीं रोक रही हूँ, बस तू ये खा ले। उसे कहते हुए उसने दही शक्कर का चम्मच उसके सामने कर दिया। आर्या ने मुस्कुराकर उसे खा लिया और वहां से तुरंत ऑफिस के लिए निकल गई। आर्या अपनी फाइल संभालते हुए बाहर आती है और कैसे ऑफिस के लिए निकल जाती है। आर्या जैसे ही ऑफिस के सामने पहुंचती है वहां तुरंत जाकर रिसेप्शन पर अपना रिज्यूम देती है और कहती है कि उसे आज यहाँ बुलाया गया है। रिसेप्शन जब उसका नाम देखती है तो उसे कहती है कि मैं मैम आप 22 फ्लोर पर चले जाइए, वहाँ पर आपको सर मिल जाएंगे। आर्या उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। आर्या बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि ये उसका पहला जॉब था जो उसे अपने कॉलेज में दिए गए इंटरव्यू से मिला था। वहाँ पर सभी बच्चों का इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन किसे कौन सी कंपनी में भेजा जाएगा ये नहीं पता था। ये बातें सभी के लिए सीक्रेट थी और जब सबको पता चलता है तो वो चाहते तो उस कंपनी में अप्लाई करते, ना चाहते तो नहीं करते। लेकिन जब आर्या को इस कंपनी के बारे में पता चला तो वो खुश हो गई और वो तुरंत वहाँ से अपने न्यू ज्वाइनिंग के लिए निकल गई। आर्या की लिप जैसे ही ओपन होती है उसके सामने एक लड़की जो उसकी उम्र 24 साल के आसपास होगी, वो उसे देखकर प्यार से ग्रीट करती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। वो उसे कंपनी के रूल्स को समझाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने को कहती है। आर्या एक नज़र उन पेपर्स को देखती है और तुरंत साइन कर देती है। उसे साइन करते देखकर वो लड़की जिसका नाम श्रुति था वो मुस्कुरा देती है और कहती है, चलिए मैम, सर आपसे मिलना चाहते हैं। आर्या जब ये सुनती है कि
उसे कंपनी का बॉस उससे मिलना चाहता है तो उसे थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी वो ओके कहकर उसके साथ चल देती है। श्रुति उसे सीईओ की केबिन के पास ले जाती है और वहाँ से कहती है, मैम आप यहाँ से अंदर जाइए, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। आर्या को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो सब इग्नोर करके डोर को नॉक करती है और डोर नॉक करते ही अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। ये आवाज़ सुनकर आर्या को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है जैसे उसने ये आवाज़ सुनी हुई है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ इग्नोर करके अंदर जाती है और वो देखती है कि एक आदमी जिसने उसकी ओर पीठ करके चेयर पर बैठा हुआ है, वो उसे देखकर विश करती है और कहती है, सर माय नेम इज़ आ। वो इतना ही कहती है कि तभी वो आदमी अपनी चेयर घूमकर उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर आर्या अपना नाम बोलते बोलते रुक जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके सामने इस समय कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। रुद्र को वहां देखकर आर्या बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी बात पर रुद्र एक स्माइल के साथ कहता है, वही जो एक सीईओ को अपने ऑफिस में करना चाहिए। रुद्र इस ऑफिस का सीईओ है। ये सुनकर ही आर्या को चक्कर आने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वो कहती है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपका ऑफिस है, इसलिए मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी उसे रुद्र की आवाज़ आती है, आपको नहीं लगता मिस आर्या इसके लिए बहुत लेट हो चुका है? उसकी बात सुनकर वो रुकती है और मुड़कर कहती है, क्या देर हुई है? कोई देर नहीं हुई है। रुद्र एक डेविल स्माइल करके अपनी सीट से उठता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, आप शायद भूल रही हैं मैम कि थोड़ी देर पहले ही आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके हिसाब से आप इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकती हैं। अगर आप जाती हैं तो आपको 2 करोड़ की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। 2 करोड़ की पेनाल्टी सुनकर आर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। वहीं रुद्र एक डेविल स्माइल लिए उसे देख रहा था, जैसे वो जो चाहता है वो हो गया है। आर्या रुद्र को अपनी आंखें छोटी करके देखती है और कहती है, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना? उसकी बात पर रुद्र स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। शायद तुम मेरी बातें भूल गई थी। मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था हमारी डेस्टिनी शायद हमें मिलना चाहती है। इसलिए तो देखो ना, तुमने अपने कॉलेज में इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन मेरे मैनेजमेंट ने कर दिया और तुम्हें मेरे ऑफिस में मेरी इंटर के साथ साथ मेरी असिस्टेंट भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ये सुनकर तो आर्या की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसने तो यहाँ एक डिजाइनर के रूप में एक इंटर की तरह ज्वाइन किया था। लेकिन ये असिस्टेंट वाली बात उसे समझ में नहीं आती है, तो वो कहती है, मैं यहाँ एक डिजाइनर के रूप में अपॉइंट हुई हूँ, ना कि एक असिस्टेंट के। रुथ कहता है, तुम्हें एक बार वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि मेरे बनाए हुए डिजाइन में मुझे असिस्ट करोगी। ये बोलकर वो एक डेविड स्माइली लिए उसे देखने लगता है। आर्या को इसमें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो खुद से कहती है, ना जाने कब से मेरा पीछा छूटेगा, लेकिन मेरी किस्मत बार बार मुझे इसी के पास क्यों लेकर आती है। उसकी बात सुनकर रुत मुस्कुराते हुए कहता है, भूल जाओ कि तुमसे मेरा पीछा कभी छूटेगा और किस्मत में बार बार मेरे पास इसलिए ले आ रही है क्योंकि हमारी डेस्टिनी एक है। आर्या गुस्से से कहती है, आपकी प्लानिंग और प्लाटिंग को डेस्टिनी का नाम देना बंद कीजिए, समझे? रुथ कहता है, अब तुम्हें जो मानना है वो मानो, लेकिन अब तो तुम्हें रहना यही है, मेरे पास, मेरे सामने, मुझे असिस्ट करते हुए मेरे साथ काम करना है। उसकी बात सुनकर आर्या उसे गुस्से से घूर रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। कॉलर आईडी पर दादी नाम शो होते देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एक नज़र रुथ को देखती है और कहती है, सर एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ये कहकर वो तुरंत उसकी केबिन से बाहर निकल जाती है। रुथ हैरानी से देखता रहता है, आखिर ये किसकी कॉल है? लेकिन वो कहता है, ये भी मैं पता लगा कर ही रहूँगा। ये कहकर वो स्माइल करते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्या जब दादी से बात करती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जैसे ही फोन करती है वैसे ही खुद से कहती है, क्या मुसीबत है, अभी मैं इस आदमी से पीछा छुड़ाने के बारे में ही सोच रही थी कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ फिर 1 मिनट रुक कर, मेरी किस्मत नहीं, इस इंसान की प्लानिंग प्लाटिंग ने लाकर मुझे इसी के ऑफिस में ले आई, इसी के असिस्टेंट डिजाइनर बनाकर पटक दिया।
और अब ये दादी, इनका एक नया बखेड़ा, अब मैं क्या करूं? दादी माँ से बात करने के बाद आर्या बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने खुद से कहा, अगर दादी माँ ने जो कहा है वो मैंने कर दिया तो इसके सामने सच्चाई आ जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। अब दादी माँ की बात बिना मना भी नहीं कर सकती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचते हुए वो अपना सर पकड़ के खड़ी रहती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको सर बुला रहे हैं। आर्या जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर श्रुति खड़ी थी। श्रुति को देखकर वो उसे घूरती है और वहाँ से चली जाती है। उसके घूरने से एक बार के लिए श्रुति भी कांप जाती है। उसके जाने के बाद श्रुति खुद से कहती है, इन्हें क्या हो गया? आर्या को ना चाहते हुए भी फिर से रुथ के केबिन में जाना पड़ता है। जब वो उसके केबिन में जाती है तो देखती है रुथ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। उसे देखकर वो मे आई कम इन कहती है तो रुथ कहता है यस। उसकी आवाज़ में एक अलग ही छनक थी, जिसे महसूस करके आर्या खुद से ही कहती, यह आदमी कितना बड़ा फ्लटर है। शादीशुदा होते हुए भी एक लड़की के पीछे इतना हाथ धोकर पड़ गया है कि उसे अपनी असिस्टेंट डिजाइनर बना लिया। इसे तो, लेकिन बेचारी, उसे सिर्फ मन ही मन गाली दे सकती थी। वो बाहर से कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए कहती है, सर आपने मुझे याद किया। रोज उसकी ओर देखता है। वो समझ जाता है कि वो ये सब जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कह रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो कहता है, हाँ मैंने आपको याद किया। उसकी मुस्कान देखकर आर्या का खून खौल जाता है। वो कहती है, सर आप बताएंगे आपने मुझे क्यों याद किया, क्या काम था? रुद्र उसे देखकर कहता है, आप मेरे लिए जाकर एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आइए। उसकी बात सुनकर आर्या कहती, ओके सर। ये कहकर वो वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र मुस्कुराने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आर्या को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आर्या खुद में बड़बड़ाते हुए रुद्र को कोस रही थी और कॉफ़ी बना रही थी। अचानक से कॉफ़ी बनाते हुए उसकी नज़र इसी चीज़ पर जाती है जिसे देखकर वो कहती है, बहुत शौक है ना कॉफ़ी पीने का, अब ये कॉफ़ी। ये कहकर उस डिब्बे को उठाकर वो कॉफ़ी में मिला देती है। उसके बाद वो एक डेविल स्माइल करते हुए कहती, अब पता चलेगा तुम्हें मिस्टर रुद्र प्रताप राणावत, मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा है। कुछ देर बाद वो रुद्र के केबिन में कॉफ़ी लेकर जाती है और कहती है, सर आपकी कॉफ़ी। ये कहकर वो कॉफ़ी को उसके सामने रखती है और साइड में खड़ी हो जाती है। रुद्र उसे एक फाइल देता है और कहता है, इन डिजाइन्स को देखिए और इसमें अगर आपको कहीं कुछ लगे कि सही करना है तो कीजिए। ये कहकर वो फाइल उसे पकड़ा देता है। आर्या उस फाइल को देख कर कहती है, ओके सर, बट मेरा वर्किंग इंडेक्स कहाँ है सर? उसकी बात पर रुद्र उसे कहता है, अभी आपका वर्किंग डेस्क तैयार नहीं हुआ है, इसलिए आप तब तक मेरे केबिन में ही काम करेंगी। ये बोल वो उसे सोफे की ओर इशारा कर देता है। आर्या कुछ पेपर और पेंसिल पेन लेकर सोफे पर जाती है और वहाँ पर बैठकर उन डिजाइन्स को देखने लगती है और उनमें जो भी कमी हो उसे ठीक करने लगती है। रुद ने काम करते हुए जैसे ही कॉफ़ी उठाकर उसका पहला सिप लिया, वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ में आ गया कि इस कॉफ़ी में जो भी हुआ है वो सब आर्या ने ही किया है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले उसे पूरी कॉफ़ी पी जाता है। वहीं आर्या जब काम करते हुए रुद को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो खुद से कहती है, ये इंसान है भी या नहीं, ऐसी कॉफ़ी कैसे पी गया और ऐसे शांत बैठा है जैसे ना जाने कौन सा अमृत पी लिया हो। ये कहकर वो तरह तरह की मुंह बनाई जा रही थी, क्योंकि उसने उसे कॉफ़ी में लाल मिर्च पाउडर मिलाया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। आर्या यही सब सोच के अपना काम कर रही होती है, तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, रुद्र मैम सॉरी, आप से मेरे लिए ही कॉफ़ी लेकर आए। आपको कॉफ़ी नहीं पसंद? उसकी बात पर आर्या कहती, पसंद है सर। रुद्र कहता है, अगर पसंद है तो आप अपने लिए क्यों नहीं ले आई, सिर्फ मेरे लिए लेकर आई? आर्या कहती, वो एक्चुअली सर क्या है ना, मैं उस समय नहीं पीना चाहती थी, अब मैं जाकर अपने लिए लेकर आती हूँ। ये कहकर वो उठने लगती है। उसके शब्द इस समय लड़खड़ा रहे थे, जिसे रुद्र बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। आर्या अपनी बात कहकर जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही वो शॉक हो जाती है, क्योंकि इस समय रुद्र एकदम उसके सामने खड़ा था। रुद्र को देखकर आर्या डर जाती है, क्योंकि रुद्र अपनी गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। रुद्र ने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसकी कमर को पकड़ा और उसे फिर से सटाकर कहता है, उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको कॉफ़ी पीनी है ना, तो कॉफ़ी का टेस्ट
मैं ही दे देता हूँ आपको। ये कहकर उसने अपने होठों को आर्या के होठों पर रख दिया। जैसे ही रुद्र के होठों को आर्या ने अपने होठों पर महसूस किया, उसे बहुत तेज जलन होने लगी, क्योंकि रुद्र ने जो कॉफी पी थी उसमें मिर्च की वजह से उसके होठ जल रहे थे, और किस करने की वजह से उनका असर आर्या के होठों पर भी होने लगा था। वो खुद को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब थी। काफी देर किस करने के बाद रुद्र ने उसे छोड़ा तो आर्या वहां सोफे पर बैठ गई और अपने होठों को सहलाने लगी, क्योंकि उसके होठ एक तो मिर्ची की वजह से जल रहे थे और दूसरा रुद्र के किस की वजह से भी। वहीं रुद्र शांत था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे कुछ जलन का एहसास ही नहीं हो रहा है। रुद्र आर्या की ओर झुकता है और उसके दोनों ओर अपने हाथों को रखकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, आगे से ऐसी कोई हरकत करने से पहले मेरी किस को याद रखना, क्योंकि जो तुम मेरे साथ करोगे उसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। ये कहकर उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज लगते ही एक प्यून अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आया। प्यून वो ट्रे वही कॉफी टेबल पर रखी और वहां से तुरंत निकल गया। आर्या की नजर जब उस कॉफी टेबल पर रखे ट्रे पर पड़ती है तो उसमें एक छोटी सी कटोरी में शहद रखा हुआ था। वो हैरानी से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र कहता है, मेरे होठों की जलन तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारे होठों की जलन अभी भी बाकी है। ये कहकर वो उसे शहद को लेकर उसके होठों से लगा देता है। शहद थोड़ा सा पीने के बाद ही आर्या को राहत महसूस होती है, लेकिन रुद्र अभी भी उसके सामने से नहीं हटता है। वो उसे देखकर कहती है, आई एम सॉरी सर, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इस बात पर रुद्र उसके कानों के पास आकर अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ऐसी हरकत रोज रोज करो, ताकि मुझे इस शहद से भी ज़्यादा मीठी चीज़ मिल सके। ये कहकर वो उसके कानों पर किस करता है और वहाँ से हट जाता है। रुद्र जाकर अपने चेयर पर बैठ चुका था और अपने काम को कर रहा था। वहीं आर्या अभी तक उसकी बातों के असर से बाहर नहीं आई हुई थी। उसने खुद से ही कहा, ये सब क्या था? अगर ये ऐसी हरकतें करता रहा तो मेरा यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, कुछ तो कीजिए। एक तरफ ये पीछे पड़ा है, ऊपर से दादी का नया बखेड़ा, क्या करूं मैं? आर्या काफी देर तक काम करती रही। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब से काम कर रही है। रुद्र जो वहीं काम कर रहा था, वो रह रहकर आर्या को देख रहा था। उसे आर्या को इस तरह से अपने काम पर फोकस रखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसका ध्यान गया कि वो लंच टाइम हो गया है, तो उसने आर्या की ओर देखा तो आर्या अपना काम समेट कर उसके पास आकर कहती है, सर मैंने ये सभी कंप्लीट कर दिया है, एक बार आप देख लीजिए। उसकी बात पर रुद्र ने जब वो फाइल देखी तो हैरान हो गया। आर्या ने जितने भी डिजाइन मॉडिफाइड किए थे वो सभी बहुत ही शानदार थे। रुद्र के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। उसने आर्या की ओर देखकर कहा, इम्प्रेसिव, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे आइडियाज इतने अच्छे होंगे। आर्या को रुद्र की बात सुनकर बहुत ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा था कि क्या पता उसे यह सब अच्छा न लगे। रुद्र ने उस फाइल को रखा और आर्या से कहा कि लंच टाइम हो गया है, वो जाकर कैंटीन से उन दोनों का लंच लेकर आए। आर्या ने उसकी बात सुनकर यस सर कहा और वो वहाँ से चली गई। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। जैसे ही आर्या उसकी केबिन से गई, वैसे ही रुद्र के फ़ोन पर दादी का कॉल आता है। दादी का कॉल देखकर रुद्र फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ दादी। उसकी बात पर दादी कहती, आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है जो तुम्हारे वापस आने की खुशी में है, और मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी में मैं अपनी बहू का भी इंट्रो करवाऊँ, ताकि सबको पता चल जाए कि राणावत फैमिली की बहू कौन है। दादी की बात सुनकर रुद्र कहता है, दादी आप एक बार पार्टी रखने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। उसकी बात पर दादी रौब से कहती हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि हम कौन हैं। हमने एक बार फैसला ले लिया तो उसके आगे जानने की हिम्मत मत करना, वरना जानते ही हो हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें चुपचाप शाम के समय घर पर आना है और पार्टी अटेंड करनी है। अगर कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश की तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने बिना रुद्र की कोई बात सुने फोन रख दिया। उनका फोन कटते ही रुद्र ने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि दादी इतनी जिद्दी क्यों होती जा रही है? गोल्ड डिगर लड़की की सच्चाई क्यों नहीं दिखती है इन्हें? एक काम करता हूँ, आज शाम को उसे पार्टी में मिलता हूँ और उसे जल्द से जल्द डिवोर्स की बात कर लेता हूँ, और उसे समझा भी दूंगा कि अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो इस बार
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने खुद को रिलैक्स किया और जैसे ही वो सामने देखा वैसे ही उसके सामने गेट ओपन करके तुरंत आर्या अंदर आती है। उसके हाथों में खाने की ट्राली थी। रुद्र एक टक आर्या को देख रहा था जो कॉफ़ी टेबल पर लंच सेट कर रही थी। उसे इस तरह से देखकर रुद्र के दिमाग में एक ख्याल आता है। रुद्र अपनी जगह से उठकर जाकर सोफे पर बैठता है और आर्या से कहता है, आज शाम को मेरे मेंशन में एक पार्टी है, मैं चाहता हूँ तुम भी आओ। उसकी बात पर आर्या कहती है, सॉरी सर, लेकिन आपके मेंशन में जो पार्टी होती है वो आपकी अपनी होगी, आपके पास मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ। रुद्र कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ आओ, मैं तुम्हें अपनी दादी से मिलवाना चाहता हूँ। दादी का नाम सुनकर आर्या को अचानक से याद आता है कि उसे भी तो आज पार्टी में जाना है, दादी ने उसे भी तो बुलाया है। ये सोचकर ही वो परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। वो रुद्र की ओर देखती है और कहती है, सॉरी सर, बट मैं नहीं आ सकती, मैं आपकी कोई रिलेटिव नहीं हूँ। रुद्र ने देख कर कहता है, तुम आओगी क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें अपनी दादी से इंट्रोड्यूस कर सकूँ। आर्या कहती है, आप मुझे अपनी दादी से क्यों इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। उसके बाद पर रुद्र कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो ताकि वो देख सके कि मेरी पसंद कैसी है। मेरी पसंद ये सुनकर ही आर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहती है कि क्या मुसीबत है। रुद्र से आगे कहता है, मैं चाहता हूँ कि दादी का पता चल सके कि मैं तुम्हें पसंद किया है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। आर्या उसे कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड? मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। रुद्र उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और इस बात की श्योरिटी तुम शाम की पार्टी में आकर दोगी। ये कहकर वो अपना लंच करने लगता है। आर्या से अब खाते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसे बहुत भूख लगी थी और धीरे धीरे उसने थोड़ा ही लेकिन खाना खाया। शाम के समय रुद्र जल्दी ही अपने ऑफिस से निकल गया। उसने जाते हुए आर्या को भी अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन आर्या ने कहा कि उसे एक ज़रूरी काम है, वो उसे निपटा कर ही जाएगी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, पार्टी में मिलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आर्या परेशान सी इधर उधर घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो दादी उसे बुला रही थी, अगर वो किसी तरह से दादी के सामने रुद्र से ये बात छुप जाएगी कि वही उसकी वाइफ है, तो भी अगर रुद्र ने उसे पार्टी में देख लिया तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लेगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। इसी बात को लेकर वो परेशान थी। कुछ सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं पार्टी में जाऊंगी और दादी माँ से मिलकर कुछ बहाना करके तुरंत वहाँ से चली जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि रुद्र मुझे ना देखे। अपने मन ही मन ये प्लानिंग करके आर्या ऑफिस से निकल जाती है और तुरंत घर पहुँच जाती है। आर्या जब घर पहुंचती है तो हॉल में ही उसे बैठे हुए रिद्धि दिखती है। रिद्धि कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। आर्या उसके पास जाकर कहती है, क्या हो गया, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है। उसकी बात सुनकर रिद्धि कहती है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही ऑफिस से कुछ टेंशन हो गया है, तो उसे छोड़ के बता, तेरा ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा। उसकी बात पर आर्या उसे सब बता देती है। जैसे जैसे आर्या उसे बता रही थी वैसे वैसे रिद्धि की आंखें बड़ी होती जा रही थी। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने कहा, अब तू क्या करेगी। शाम के समय आर्या ना चाहते हुए भी दादी माँ के बुलाने पर उस पार्टी में गई। उसने एक ब्लैक कलर का मरमेड गाउन पहन रखा था। उसने अपने बालों का एक मैसी बना रखा था जिसमें दो लटें निकलकर उसके गालों को चूम रही थी। हल्के मेकअप और स्टड एयरिंग में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वो जैसे ही राणावत पैलेस के बाहर पहुंचती है वैसे ही उसके सामने एक आदमी आकर कहता है, अरे छोटी मैडम आप आ गई, चलिए बड़ी मैडम आपका ही वेट कर रही हैं। ये बोलकर वो आदमी आर्या के पीछे के रास्ते से पैलेस में लेकर गया। जब आर्या पार्टी हॉल में गई तो सभी की निगाहें उसी पर बन गई। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं तीन चेहरे ऐसे थे जो आर्या को देखकर शॉक्ड और गुस्से से भरे थे। ये तीन लोग कोई और नहीं बल्कि जयंत राणा, उर्वशी राणा और उनकी बेटी रूबी थी। जयंत राणा आर्या के पिता थे और उर्वशी उनकी वाइफ और रूबी उनकी बेटी थी। वो सभी आर्या को फूटी आंख नहीं देखना पसंद करते थे। वहीं दूसरी ओर उसकी फैमिली के नाम पर दादी माँ गायत्री राजा से अपने बिजनेस में काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे। गायत्री जी ये तो जानती थी कि आर्या उनके साथ नहीं रहती है क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन जयंत भी उसे पसंद नहीं करते हैं, ये नहीं जानती थी। तभी वो उनका साथ दे रही थी। आर्या को वो देखकर और उसकी खूबसूरती से हमेशा जलन रखने वाली रूबी अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, ये बेशर्म लड़की यहाँ भी आ गई।
पता नहीं गायत्री देवी इसे इतना क्यों पसंद करती हैं। अगर मुझे पता होता कि वो उस दिन इसके लिए आई हैं तो मैं इसे इस घर की बहू कभी नहीं बनने देती। लेकिन कोई नहीं, ये यहाँ की बहू बनकर भी नहीं है, क्योंकि पापा के फैलाई गलतफहमी की वजह से इसका पति तो इसे देखना भी पसंद नहीं करता है। तीनों में से किसी ने भी आज तक रुद्र को देखा नहीं था, क्योंकि रुद्र जल्दी किसी से नहीं मिलता और ना ही अपनी पहचान रिवील करता है। रूबी ने आज एक बहुत ही महंगा गाउन पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही हॉट लग रही थी। जब से वो आई थी सभी उसी को ही देख रहे थे, लेकिन जब आर्या आई तब से उसकी सारी अटेंशन उसी ने ही ले ली थी। आर्या का गाउन ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन उस पर काफ़ी फाव रहा था। रूबी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने खुद से कहा, तुम्हें तो मैं आज बताती हूँ, और उस दिन का बदला भी तो लेना है मुझे। ये बोलकर उसने खुद से कहा, अब देखो। ये बोलकर वो उसके सामने जाती है और उससे कहती है, हेलो सिस्टर, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पार्टी में आओगी। उसकी बात पर आर्या कहती है, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन रूबी उसका पैर फंसा देती है, जिससे आर्या सामने से आ रहे बेटर पर टकरा जाती है, जिसके हाथ में इस समय स्नैक्स की ट्रे थी। आर्या के गाउन पर इस समय स्नैक्स गिर जाते हैं, जिससे उसकी ड्रेस खराब जाती है। रूबी उसे ऐसे देखकर एक सातिर मुस्कान देकर चली जाती है। रूबी के जाने के बाद आर्या जैसे ही पलटी, उसके सामने दादी थी। दादी ने जब आर्या को अपने सामने देखा तो वो बोली, अरे बेटा ये कैसे। उन्हें देखकर आर्या ने दादी को विश किया तो दादी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। उनकी बात सुनकर आर्या उनके साथ चली जाती है। आर्या को डर भी लग रहा था कि कहीं रुद्र उसे देख ना ले, लेकिन वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। आर्या को एक कमरे के बाहर खड़ा करके दादी उसके हाथ में एक गाउन देती हैं, जो ऑफ वाइट कलर का था, जिसमें बहुत ही खूबसूरती से डायमंड बीड्स लगे हुए थे। आर्या को वो गाउन बहुत पसंद आता है। वो उसे लेकर कमरे में जाने लगती है कि दादी बताती हैं कि ये रुद्र का कमरा है। ये सुनकर आर्या घबरा जाती है, लेकिन तभी दादी कहती है, अरे बेटा परेशान मत हो, वो अभी आया नहीं है। उनकी बात सुनकर आर्या रिलैक्स होती है और कमरे में चली जाती है। आर्या के कमरे में जाने के बाद दादी के साथ खड़ा उनके असिस्टेंट ने कहा, मैडम आपने उनसे झूठ क्यों बोला। उसकी बात पर गायत्री जी कहती हैं, अभी पता चल जाएगा। ये बोलकर वो उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं आर्या कमरे में जाकर अपने गाउन को निकाल कर दूसरा गाउन पहन लेती है, लेकिन ये क्या, उस गाउन की जिप उससे बंद ही नहीं हो रही थी। तभी उस कमरे में बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, और आवाज़ सुनकर जब आर्या पीछे देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी मैचिंग का बिजनेस सूट पहने रुद्र खड़ा था, जिसके चेहरे पर आर्या को वो देखकर एक चमक आ जाती है। आर्या खुद से ही कहती है, ओ नो, अब ये यहाँ क्या कर रहा है, और अब तो इसे पता भी चल जाएगा कि मैं ही इसकी वो अननोन वाइफ ही हूँ। लेकिन दादी माँ ने झूठ क्यों बोले। अब तक रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। वो उसके चेहरे के पास आकर उसके कानों में कहता है, तुम यहाँ आ गई, मतलब तुम्हारी भी यहाँ है, और तुम तो मुझसे भी तेज निकली, सीधा कमरे में ही आ गई। आर्या कहती है, ओह, मैं तुम्हारे बुलाने से नहीं आई थी, मुझे इसका इनविटेशन मिला था इसलिए आई हूँ, और यहाँ मैं इसलिए आई थी क्योंकि मेरी ड्रेस ख़राब हो गई थी और मुझे चेंज करना था। मुझे नहीं पता था कि आपका रूम है, अब मैं जाती हूँ। ये बोल वो आगे बढ़ती ही थी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर खुद से लगा लिया, और आर्या की पीठ रुद्र के साइन से लगी हुई थी। रुद्र ने उसके कानों के पास झुककर अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में कहा, तुम शायद कुछ भूल रही हो। आर्या कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी खुली पीठ पर रुद्र की उंगलियां रेंगती हुई महसूस होती हैं। आर्या का शरीर कांपने लगता है। रुद्र ने आर्या के गाउन की जिप को बंद कर दिया था, जिसे महसूस करके उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र का एक हाथ उसके पेट पर बंधा होता है। वो उसके कानों में कहता है, तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मुझे है। ये बोल वो उसके कंधों पर चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही आर्या सिहर जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर कहती है, मिस्टर राणावत, ये आप क्या कर रहे हैं, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आप शादीशुदा हैं। आर्या की यह बात सुनकर रुद्र की पकड़ उस पर ढीली हो जाती है। आर्या उसके सामने आकर कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरी शादी के बारे में। उसकी बात पर आर्या कहती है, पहले आप बताइए, जब आप शादीशुदा हैं तो आप किसी और लड़की के करीब कैसे जा सकती हैं। क्या आप अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। उसकी बात पर रुद्र कहता है, हाँ हुई है मेरी शादी, लेकिन वो कोई शादी नहीं है। मैंने वो शादी अपनी दादी के लिए की थी।
लेकिन शादी के एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि वो लड़की ठीक नहीं है। मैं दादी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ना तो उस लड़की को देखा है और ना ही उसका नाम जानता हूँ, और मुझे जानना भी नहीं है। बस 2 महीनों की बात है, उसके बाद मैं और वो अलग हो जाएंगे। आर्या कहती है, क्या पता आपको गलत खबर मिली हो, आपको उस लड़की से एक बार पूछ लेना चाहिए था। उसकी बात पर रुद्र कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो शादी में मिली सभी पैसों और ज्वेलरी को लेकर वहाँ से कहाँ चली गई। वो मुझे बस एक सर्वेंट मिला, उसने ही मुझे बताया था कि वो बस पैसों के लिए शादी करना चाहती थी, जो उसने कर ली, और अब वो अपनी लाइफ इंजॉय करने लगी है। मुझे तब लगा कि मैंने सही फैसला लिया है, और वहाँ से सीधे इंडिया से बाहर चला गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दादी को कुछ भी हो, और दादी को लग रहा था कि वो लड़की पढ़ाई के लिए गई है। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ। एक वो है और एक तुम हो। तुम्हें पैसों से नहीं बल्कि इंसान से फ़र्क पड़ता है, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। जैसे ही मेरा उसने 2 महीना बाद डाइवोर्स होगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उसकी बात सुनकर आर्या शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसे तो ये सब पता ही नहीं था। उसने खुद से कहा, क्या मतलब इन सब का। तो मैं तो उस दिन फिर उसे कुछ याद आया, और उसने खुद से कहा, मुझे पता करना होगा कि असली बात क्या है। तभी उसे रुद्र की आवाज़ आती है, मैं तुम्हें आज इस पार्टी में इसलिए बुलाना चाहता था कि तुम्हें दादी से मिला सकूं, और उनकी आंखों से उस लड़की की झूठी पट्टी हट जाए। आर्या ये सब सुनकर हैरान थी। वहीं कोई और भी था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं, दादी माँ और उनका असिस्टेंट था। दादी माँ भी हैरान थी, आखिर माजरा क्या है, आखिर क्या है सच्चाई, क्या हुआ था ऐसा उनकी शादी में, और रुथ को क्यों ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ ऐसी है, और अब क्या करेंगी दादी। आगे जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।